नमस्कार। मैं राम जी यादव, आप देख रहे हैं गांव के लोग। आज किताबों की दुनिया के अंतर्गत गाजीपुर पर लिखी 3 किताबें, जिनमें प्रख्यात पत्रकार उर्मिलेश की 2 किताबें, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, और दूसरी किताब अभी अभी छप कर आई है, मैम का घर गोडसे की गली, जिसमें गाजीपुर के ऊपर 2-3 लेख हैं। इस तरीके से उर्मिलेश जी की दोनों किताबों का महत्व गाजीपुर के संदर्भ में बड़ा व्यापक बन जाता है। और दूसरी चीज ये है कि उर्मिलेश स्वयं उस जिले से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म गाजीपुर जिले के ढंडी नामक गांव में गंगा किनारे हुआ, और वे बहुत सारी स्मृतियों को साझा करते हैं गाजीपुर को लेकर। और गाजीपुर के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उनके मन में जो अपनी रिपोर्टिंग में उस वर्ग के प्रति जो एक संवेदना है वह दिखती है। और उसके साथ साथ एक और किताब जो कि ओवैदुर रहमान सिद्दीकी ने लिखी है, कि गाजीपुर का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवलोकन, ये सन 1500 से 1778 के बीच का समय डील करती है। और एक तरह से यह किताब उस शहर का पूरा जो परिदृश्य है वो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में जिस तरीके से चला है वो शहर, क्योंकि जिस गाजीपुर को हम अधिकतम वहाँ के इंसान और वहाँ के तमाम सारी घटनाओं के जरिए से जानते हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो खामोश गाजीपुरी और राही मासूम रजा का है। लेकिन गाजीपुर एक ऐसा शहर भी रहा है जहाँ बहुत तरह की ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जिन्होंने आधुनिक भारत को अलग अलग ढंग से प्रभावित किया। आज उन पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में सामाजिक चिंतक, युवा सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक सुनील यादव मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वे इन तीनों किताबों पर अपना जो मैंने अपनी जो राय है वो रखें, और इनमें क्या खास है जिसको जिससे कि गाजीपुर को नए सिरे से हम जान सकते हैं, नए संदर्भों में जान सकते हैं। क्योंकि गाजीपुर एक ऐसा मैंने कई बार तो मुझे लगता है कि बनारस के मुकाबले गाजीपुर थोड़ा जटिल जिला है, जटिल शहर है, जहाँ कई तरह की ऐसी संश्लिष्ट बनावट है जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। जिसको राही मासूम रजा ने के 2 उपन्यासों में तो मैं खास तौर से देखता हूँ कि वे मैंने वह शहर मौजूद है, बल्कि 3 उपन्यासों में। एक तो मैंने आधा गांव तो बहुत ही मेटाफर है उनका उपन्यास, लेकिन उसके साथ साथ छोटा सा एक उपन्यास है ओस की बूंद और हिम्मत जौनपुरी, जिसमें गाजीपुर का एक चरित्र है जो कई पीढ़ियों से चलते हुए वो किस तरीके से आखिरी जो उस पीढ़ी का सदस्य है हिम्मत जौनपुरी, वो बंबई में फिल्म लेखन के लिए गया और कभी फिल्म नहीं बना पाया, और अंत में गाजीपुर की वापसी का टिकट बेचते हुए एक स्वयं जो है एक मोटर के नीचे आके उसकी दर्दनाक मौत होती है। इस तरीके से गाजीपुर को हम कई ऐसे रूपों में देखते हैं जो बहुत सारे बदलावों को अपने में समेटता है। मैं सुनील जी को बोलता हूं कि वे इस पर अपनी बात रखें। सुनील जी शुक्रिया। और ये मंच देने के लिए शुक्रिया। और गाजीपुर के संदर्भ में ये टॉपिक तय करते हुए मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बहुत सारी बातें उभर रही थी। आज दिल खोल कर विस्तार से उन सारी चीजों की चर्चा होगी। खासकर जो है गाजीपुर को लेकर के इधर के दिनों में, पीछे तो बहुत सारे लोगों ने गाजीपुर को याद किया, गाजीपुर के ऊपर लिखा, लेकिन इधर के दिनों में आप अपना मतलब उसको म्यूट कर लीजिए माइक। गाजीपुर पर इधर के दिनों में जो 3 किताबें मुझको मिली, खासकर वो तीनों किताबों ने सामाजिक राजनीतिक तौर पे गाजीपुर को एक तरीके से जानने के लिए उत्सुकता तो पाठकों के भीतर लाई ही है। दूसरी चीज है कि गाजीपुर को जानने का नया गवाच खोलती हैं ये तीनों किताबें। तीनों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन थोड़ा पीछे से चलेंगे, गाजीपुर को याद करेंगे। गाजीपुर को याद करते ही हमें आज के दौर में अगर गाजीपुर को याद करते हैं तो शहीदों की सरजमी के रूप में हम गाजीपुर को याद करते हैं। कोई भी युद्ध जो है कि भारत से होता है कहीं पर, या कहीं पर
अगर कोई भी आतंकी किसी तरीके की चीजें होती हैं तो मेरे दिमाग में तुरंत ये बात होती है कि गाजीपुर का कौन सा लाल शहीद हुआ होगा। क्योंकि छोटा सा एक युद्ध होता है और गाजीपुर जिला लाशों से, उस शहीदों की जो है लाशों से, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि रोदन से उनके उससे जो है दिखाई देने लगता है कि कोई ना कोई शहीद गाजीपुर का ही होगा। तो ये शहादत का जिला है, शहीदों का जिला है। तो एक कौंधता है दिमाग में कि गाजीपुर का नाम याद आते ही सीमाओं पर लड़ रहे हमारे शहीदों की याद आती है, सेना की हमारे सैनिकों की याद आती है। उसी से जोड़ते हुए मैं आगे चलूंगा। इसी गाजीपुर को याद करते हुए वीर अब्दुल हमीद की याद आती है, राही मासूम रजा की याद आती है। इसलिए राही मासूम रजा की वीर अब्दुल हमीद को याद करते हुए आती है कि वीर अब्दुल हमीद की जीवनी राही मासूम रजा ने बहुत ही दिल और मोहब्बत के साथ लिखी थी। छोटे आदमी की बड़ी कहानी। वो जीवनी जो है 1 to 5 के सेक्शन में यूपी के सिलेबस में था और वो इस समय हटा दिया गया, कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया। पता नहीं किस कारण से हटा गया, मैं नहीं जानता। नहीं तो अब्दुल हमीद की जीवनी जो है कि उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में था, लेकिन अब वो शायद हटा दिया गया। इसलिए लोग ज्यादातर अब्दुल हमीद के बारे में नहीं जान पाते। लेकिन राही मासूम रजा ने बहुत शिद्दत के साथ जो है कि बहुत शिद्दत के साथ जो है उस जीवनी में याद किया है वीर अब्दुल हमीद को। और गाजीपुर के लेखकों के साथ एक मैं देखता रहता हूँ कि गाजीपुर के जो भी लेखक हुए अभी तक, उनकी रचनाओं में घूम फिर कर गाजीपुर आता है। ये गाजीपुर से मोहब्बत है, अपने सरजमी से मोहब्बत है, अपनी मिट्टी से लगाव हो सकता है। खासकर राही मासूम रजा, आपने याद किया 3 उपन्यासों का, लेकिन मैं कहता हूँ कि राही मासूम रजा की हर रचनाओं में गाजीपुर है। वो बार बार गाजीपुर को ही तरह तरह से रचते रहे। आप उपन्यासों में जो उनके तमाम उपन्यासों के पात्र देखेंगे, वो कहीं ना कहीं खुद वो उन पात्रों के रूप में उपस्थित है। और हर उपन्यास में या हर उनकी कविताओं में या हर उनके लेख में जो है गाजीपुर किसी न किसी पात्र के रूप में उपस्थित है। तो गाजीपुर से बेपनाह मोहब्बत उन्होंने किया। कहा जाता है कि आजमी साहब जो है आजमगढ़ लौट कर आए अंतिम दिनों में, लेकिन राही मासूम रजा नहीं आए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि राही मासूम रजा बार बार अपनी रचनाओं में लौट कर गाजीपुर आते हैं, बार बार आते हैं अपनी रचनाओं में लौट कर गाजीपुर। और ये संयोग ही कह सकते हैं कि जब ये 3 किताबों की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं राही मासूम रजा भी उन किताबों में उपस्थित है। क्योंकि गाजीपुर का इतिहास या गाजीपुर का संस्मरण अगर कोई लिखता है तो राही मासूम रजा या वीर अब्दुल हमीद के बिना पूरा नहीं। इसलिए कहीं न कहीं इन रचनाओं में उपस्थित है। तो मैं शुरू करूँगा ये दोनों किताबों पे जाने, ये तीनों किताबों पे जाने से पहले, इन लेखकों के मतलब परिचय पर जाने से पहले मैं शुरू करूँगा कि राही मासूम रजा ने कितने शिद्दत से अपने इस मिट्टी की खुशबू को याद किया है, इस जिले को याद किया है। अगर कोई आधा गाँव को पढ़े, तो आधा गाँव को पढ़ते हुए उसे लगेगा कि एक लेखक जो बचपन तो गाजीपुर में गुजारता है, फिर अलीगढ़, फिर वहां से होते हुए मुंबई पहुंचता है, लेकिन गाजीपुर की मिट्टी छूटती ही नहीं है। आधा गांव उपन्यास को आप देखेंगे तो आधा गांव उपन्यास की खास जो विशेषता वो है कि जो डायलॉग है, जैसे जो कहानी तो जो किस्सा है वो तो कह रहा है रचनाकार, लेकिन जो संवाद है, जो डायलॉग है, जो पात्रों के द्वारा जो बोला जाता है डायलॉग, वो शुद्ध रूप से गाजीपुर के सौंधी महक वाली खुशबू लिए हुए उस भोजपुरी भाषा में है। वो टोन है एकदम गाजीपुर के भोजपुरी भाषा की, जैसे लगता है कि लेखक ने उस टोन को उठा करके, या लेखक कहीं पर, मुझे लगता है कि लेखक कहीं ऊपर बैठा हुआ है, मतलब एक रिकॉर्डर लेकर के, और वो पूरे जनजीवन जो चल रहा है गाजीपुर का उस समय का, उस गाजीपुर के पूरे उस समय और समाज को रिकॉर्ड कर रहा है और सीधे अपने मतलब उपन्यास में उतार रहा है। कहीं पर हस्तक्षेप नहीं है। हर पात्र जो बोलता है वो गाजीपुर के जो भाषा है, जो खासकर जो बोली है यहाँ की भोजपुरी, उसके टोन में जो है कि बोलता है। तो ये जो है कि विशेषता है उनके उपन्यास में। उसी उपन्यास से शुरू करेंगे इस पूरे आयोजन की, कि क्या कहते हैं
उस उपन्यास में आप देखेंगे एक टॉपिक ही है, उस टॉपिक का नाम है, आपको बता दें कि उगता शहर गाजीपुर। इसी से शुरू हुई है, उगता हुआ शहर। आज भी राजनीतिक तौर पर डेवलपमेंट होने के बाद भी राजनीतिक तौर पर इतनी जो है कि मंत्री और विधायक रहने के बाद गाजीपुर का विकास उस रूप में नहीं हो पाया। और गाजीपुर सांस्कृतिक तौर पे बहुत विकसित जिला है, साहित्यिक तौर पे काफी विकसित जिला है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे या फिर भौतिक तौर पे आप देखें तो गाजीपुर काफी पिछड़ा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का। इसके पीछे तमाम कारण रहे होंगे। उस दौर में राही मासूम रजा ने गाजीपुर को जिस रूप में देखा और जिस मोहब्बत के साथ गाजीपुर को याद किया, तो गाजीपुर के बारे में जो वो कुछ बातें करते हैं, जिसके बारे में मैं शुरू करूंगा वहीं से कि उन्हीं के कोर्ट के द्वारा गाजीपुर या गंगा की लहरों की आवाज तो आती है, लेकिन इतिहास के गुनगुनाने या ठंडी सांसें लेने की आवाज नहीं आती। लेकिन अब भी इस किले की पुरानी दीवार पर कोई आ बैठे और अपनी आंखें बंद कर ले तो उस पार के गांव और मैदान और खेत घने जंगलों में बदल जाएं और तपोवन में ऋषियों की कुटियां दिखाई देने लगे। और यह भी हो सकता है कि अयोध्या के दो राजकुमार कंधे में कमाने लटकाएं इस पवित्र सन्नाटे की रक्षा कर रहे हों। ये जो वर्णन है, जो आत्मीयता है गाजीपुर की, उसके बारे में सिर्फ जो है कि इसको आगे कैसे लेके जाते हैं कि कलकत्ता, बंबई, कानपुर और ढाका इस शहर गाजीपुर की सरहदें हैं। ये एक विदेश की तरह से है कि यहाँ के युवा जो है काम की तलाश में कलकत्ता और मुंबई किस तरीके से जाते हैं और वहां कोल्हू के बैल की तरह जोत दिए जाते हैं। गाजीपुर को याद करते हुए वो कहते हैं कि गंगा में जब बाढ़ आती है तो उसके दोनों बेटे हिंदू और मुसलमान क्या करते हैं, क्या कहते हैं। राही कहते हैं कि बाढ़ नहीं है, यह तो इन बच्चों की नादानियों पर गंगा का रोदन है। यह नगर गंगा के आंसुओं में डूब जाता है। गंगा के किले की दीवार से सिर टकरा रही है, उसके उजले सफेद बाल उलझ कर दूर दूर फैल जाते हैं। लोग उन्हें झाग कहते हैं। एक बेटा अजान दे रहा था, दूसरा चढ़ावा चढ़ा रहा था। गंगा मान गई और अपने आंसू पोंछने लगी तो एक बेटे ने कहा कि अजान का वार खाली नहीं जाता। दूसरे का मानना था कि गंगा ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गंगा जमुनी संस्कृति की महक के नाम पर गाजीपुर रख दिया गया। इतिहास अपनी जगह है। कहते हैं कि आषाढ़ की एक काली रात में तुगलक के एक सरदार सैयद मसूद गाजी ने बाढ़ पर आई गंगा को पार कर गाजीपुर पर हमला किया। चुनाचे यह शहर गाजीपुर से गाजीपुर हो गया। गाजीपुरी से गाजीपुर तक की यात्रा, ऊपर से चाहे जो भी जिस तरीके की भी यात्रा हो, लेकिन राही ने क्या कहा इसके बारे में। रास्ते वही रहे, गलियां भी वही रही, मकान भी वही रहे, नाम बदल गया। नाम शायद ऊपरी खोल होता है जिसे बदला जा सकता है। नाम व्यक्तित्व से कोई अटूट रिश्ता नहीं होता है शायद, क्योंकि यदि ऐसा होता तो गाजीपुर गाजीपुरी को भी बदल जाना चाहिए था। फिर या कम होते हुए ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, अहीर, भर, चमार अपने को गाजीपुरी कहते और जीतने वाले सैयद, शेख, पठान अपने को गाजीपुरी कहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गाजी बन सका पुरी गाजी बन सका पुरी अपना जगह रहा। जैसे ही अलीगढ़ से जुड़कर अलीगढ़ हो गया, जैसे फतेहगढ़ से जुड़ करके फतेहगढ़ बना। यह एकीकरण सांस्कृतिक प्रक्रिया के द्वारा हो पाया। गंगा इस गाजीपुर को भी उसी तरह सीने से लगाए हुए जिस तरह वो गाजीपुर को लगाए रही है। तो ये जो प्यार है, खासकर जो है कि गाजीपुर को शिद्दत से गाजीपुर के बारे में जब लिखते हुए हर उपन्यासों में तरह तरह से गाजीपुर के बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ की कल्चरल जो पूरी एक्टिविटी जो उसके बारे में वो बताते हैं किस तरीके से आधा गांव, जिन्होंने वो आधा गांव साजिद संस्कृति का एक दस्तावेज के रूप में भी याद किया जाता है। उसमें देखते हैं कि किस तरीके से मुहर्रम के जुलूस में जो है कि मतलब हिंदू औरतें किस तरीके से चलती हैं, हिंदू किस तरीके से ताजियों को सजाते हैं। ये सारी चीजें सारी संस्कृति और विरासत के रूप में राही मासूम रजा के उपस्थित है। इसका प्रभाव गाजीपुर के लेखकों के ऊपर दिखता है, खासकर उर्मिलेश जी के ऊपर अभी आएंगे, उनकी किताबों पर बात करेंगे तो दिखते हैं। इसलिए मुझे लगा कि पृष्ठभूमि के तौर पर राही मासूम रजा पे बात कर लेनी चाहिए। राही मासूम रजा ने खास करके दो चीजें और जो है कि बात करेंगे।
राई मासूम रजा ने को जो है जिस दौर में जो है सुनील 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 जरा सा किताब की साइड में आप होइए, इधर किताब की साइड में, अपनी बाई तरफ। हाँ, नहीं नहीं, और इधर इस साइड में, इधर इधर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक ठीक, ओके ओके, हाँ ठीक। तो राई मासूम रजा के साथ खासकर जिस दौर में राई मासूम रजा को शिवसेना की तरफ से भयानक पत्र लिखे जाते थे, धमकियों भरे पत्र, उस दौर में राई मासूम रजा ने धर्म और सांप्रदायिकता नामक जो लेख लिखा, उसमें एक जो है कि छोटी सी रचना है जिसको मैं सुना करके फिर आगे जाऊंगा कि किस तरीके से वो गाजीपुर को याद करते थे। कहते थे जो वसीयत उनकी नज्म है, वसीयत नज्म की जो लाइनें हैं, मुझे ले जाके गाजीपुर के गंगा की गोदी में सुला देना, वो मेरी माँ है, वो मेरे बदन का जहर पी लेगी, मगर शायद वतन से दूर, इतनी दूर मौत आए जहां से मुझको गाजीपुर ले जाना नामुमकिन हो, तो फिर मुझको अगर उस शहर में छोटी सी एक नदी भी बहती हो तो मुझको उसकी गोदी में सुलाकर उससे कह देना कि ये गंगा का बेटा आज तेरे हवाले है। तो ये गंगा का बेटा जो है, जो कि गंगा घाटों पर बैठकर गंगा को निहारता है, गंगा के उस पार की याद करता है, और ये संयोग ही है कि गंगा के इस पार, जिस जो शहर है, शहर के उस पार जो है कि उर्मिलेश जी का गांव है, जिस गांव से वो अपने गांव से इधर शहर की याद, मतलब तो अपनी किताबों में कहीं न कहीं जब भी अपने गांव से यात्रा करते हैं, स्टेशन की बार-बार मतलब अपने संस्मरणों में इस बात का उल्लेख करते हैं, तो राय इधर से उधर की बात जो है कि शहर से मतलब कि गंगा के उस पार की बात जो कर रहे होते हैं। तो ये स्मृतियां जो अपने जिले की, अपनी माटी की है, वो कहीं न कहीं ये हर रचनाकार के रचनाओं में दिखेगा। राय पे एक लंबी बातचीत होगी जब मौका मिलेगा तो। फिलहाल सिर्फ जो है एक परिचय के तौर पर कि एक महबूब लेखक जो अपने शहर को कितने शिद्दत से बार-बार अपने रचनाओं में उतारता है, ऐसे महबूब लेखक का ही असर है कि बाद के रचनाकारों ने गाजीपुर को बहुत शिद्दत के साथ याद किया। इसी के साथ एक और चीज, जैसे आपने कहा हिम्मत जौनपुरी, हिम्मत जौनपुरी ये उनका उपन्यास है। कहूँ कि इसका नाम है हिम्मत जौनपुरी। आप सोचिए कि गाजीपुर से क्या लगाव रहा होगा। इसकी जो पहली लाइन है, वो पहली लाइन मैं सुनाता हूँ कि क्या राय मासूम रजा कहते हैं गाजीपुर। कहानी शुरू करने से पहले कथाकार यह बताना जरूरी समझता है कि श्री हिम्मत जौनपुरी वास्तव में गाजीपुरी ही थे। ये पहली ही लाइन है कि हिम्मत जौनपुरी गाजीपुरी ही थे। इससे आप समझ सकते हैं कि किताब का नाम हिम्मत जौनपुरी है। और उन्होंने जब इस बात को लेके जो बहुत चर्चित उनका कोटेशन है कि जनसंघ का ये कहना है कि मुसलमान यहाँ के नहीं है, तब उन्होंने कहा कि गंगौली मेरा घर है, और गंगौली किसी भी जो है कि भीतर ये ताकत नहीं हो सकती कि सच को काट सके, और घर से खूबसूरत दुनिया में कोई चीज नहीं होती। अगर अल्लाह का घर काबा है तो मेरा घर भी गंगौली और गाजीपुर है। तो उस माटी के सुगंध को राय मासूम रजा ने याद किया। और इसी के साथ जो है जब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक बहुत ही जो है रोचक चीज, उन्होंने जब मीर अब्दुल हमीद को याद किया अपने सरजमी पे, तो दो बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें थी उसकी, जो बार बार मुझे कहती है कि वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे गाजीपुर का था, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैं उसके गाजीपुर का हूँ। ये लाइन एक तरह से समर्पित है मीर अब्दुल हमीद को कि एक बड़ा शख्सियत किस तरीके से पैदा हुआ, और उनके संदर्भ में जो राय मासूम रजा ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि इस देश में इतने अब्दुल हमीद पैदा हो जाएं कि हम उनकी बहादुरी की कहानी पर हैरान होना छोड़ दें। और वो इस बात को बार बार करते हैं कि मैं भी गाजीपुर का हूं, और मैं अब मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि गाजीपुर का होना गौरव की बात है। अब्दुल हमीद के रक्त का तिलक लगाकर गाजीपुर धन्य हो गया। हिंदुस्तान को कभी दिनकर के परशुरामों से ज्यादा धामूपुर के अब्दुल हमीदों की जरूरत। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि हिंदुस्तान को कभी दिनकर के परशुरामों ने ज्यादा धामूपुर के अब्दुल हमीदों की जरूरत है हिंदुस्तान को। ये जो है कि बहुत ही सामयिक जो है कि लाइन थी, और ये आदत थी कि राय मासूम रजा उस हर चीज को समसामयिक चीजों से जोड़ करके देखते थे। इस लाइन के बड़े मायने हैं। अब आते हैं कि राय मासूम रजा को लेकर के
कि राय मसूम रजा की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिन दो लेखकों ने लिखा, उस पर पहला जो हम बात करेंगे वो जो है उबैदुर रहमान सिद्दीकी की जो किताब है, वो ये किताब है गाजीपुर का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवलोकन 1500 से 1778 तक। मैं इस किताब के लिए दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि गाजीपुर के इतिहास को जानने के लिए बिना इस किताब से गुजरे आप गाजीपुर के इतिहास को सही तरीके से नहीं जान सकते। मैं ये देखता हूँ कि जो है कि मुख्य धारा से कटे हुए, खासकर गाजीपुर जैसे छोटी सी जगह पर रहता हुआ कोई कितना बेहतरीन काम कर सकता है। लंदन के ऑक्सफोर्ड से लेकर के दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में गाजीपुर के लिए क्या सामग्री हो सकती है वो उसी तलाश कर सकता है। भारत के किन किन पुस्तकालयों में जो है गाजीपुर के बारे में सामग्री कैसी मिल सकती है उसकी बात कर सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस किताब की चर्चा बहुत ही कम हुई, जो कि एक तरह से अन्याय है जो है कि इस लेखक के प्रति। 400 पेज की ये किताब है, ये हिस्टोरिकल एक साक्ष्य है गाजीपुर का और एकदम जिंदा दस्तावेज है। आप इसको जाने में, इस किताब को पढ़े बिना मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल इतिहास आप गाजीपुर का जान सकते हैं। 400 पेज की इस किताब में 54 कुल अध्याय है, 54 अध्याय में विभक्त ये किताब। आपको बता दूं कि एक एक स्रोत जो है कि गाजीपुर से जुड़ा एक एक स्रोत की तलाश कहाँ कहाँ से हो सकती है। लेखक ने इतनी यात्राएं की हैं और इतने मैं कहता हूं कि जिस तरह सुभाष चंद्र कुशवाहा ने जो है इतिहासकार का काम किया और जो जिस तरीके का इतिहास उन्होंने लिखा, चाहे चौरी चौरा को लेकर के, किसान विद्रोह को लेकर के, किसान उसको लेकर के, और यहाँ तक कि जो एक दूसरी उनकी किताब है जिस पे चर्चा होनी है कल, तो इनके इतिहासकार रूप पर उस तरीके से चर्चा नहीं होती। कबीर मरते नहीं, जो किताब जिस पर कल चर्चा होगी, उस किताब को इसके साथ बार बार याद इसलिए आता रहा कि हिंदी के जो ढांचागत जो लेखन है, खासकर साहित्यकारों के ऊपर और इतिहास के ऊपर, जैसे एक झांका झांकी जो है या दूसरे के यहाँ से कुछ चीजें उड़ा लेना, उससे हट करके गंभीर लेखन जो पुस्तकालयों में कबीर पर जो छपा था, उसी तरीके से गाजीपुर के संदर्भ में दुनिया के किन किन पुस्तकालयों में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें छपी और क्या क्या चीजें रखी गई हैं, उसको जो है कि उबैदुर रहमान ने ले आए और बाकायदा रिसर्च करके जो है कि ये किताब लिखी गई और ये किताब जो है रिसर्च बुक के तौर पे इसे याद किया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत में मैं देखूंगा कि गाजीपुर के बारे में जो मुगल कालीन शायर उसामी का फारसी का जो कुछ लाइनें हैं जिसके बारे में मैं शुरू करूंगा कि गाजीपुर के बारे में, ये गाजीपुर की शुरुआत के संदर्भ में, इस किताब की शुरुआत में ये इन्होंने इसको रख दिया है कि बहुत ही खूबसूरत है कि यह सरजमीन तमाम दुनिया के लिए जीनत है, उसी तरह जैसे किसी प्रियतम के गाल पर तिल हो। यहाँ की मिट्टी में सुर्ख गंधक होती है और उसके चारों मौसम की हवा स्वर्ग सी हवा है। यहाँ की सारी जमीन में गुलाब मिला हुआ है और इसकी मिट्टी पर शबनम ही शबनम यहाँ की सारी जमीन में गुलाब मिला हुआ है और इसकी मिट्टी पर शबनम ही की तरह असर करती है। ये मुगल शायर उसामी का किराए ने जिसको इन्होंने इसमें रखा, इससे ये मालूम होता है कि ये सिर्फ जो किताब है इतिहास की किताब नहीं है। इसमें आप गाजीपुर के साहित्यिक इतिहास को आप जान सकेंगे, गाजीपुर के राजनीतिक इतिहास के साथ साहित्यिक इतिहास को और सामाजिक इतिहास को जान सकेंगे। बहुत इसमें कल्चरल जो सांस्कृतिक इतिहास को लिखने की कोशिश जिस तरीके से की गई, यहाँ तक कि पहनावे में बात की गई है, गाजीपुर का जो लोक पर्व है उस पर बात की गई है, कैसे हिंदू मुस्लिम की साजिश संस्कृति, जिस तरह राही मसूम रजा ने जिसको अपने उपन्यासों में व्यक्त किया, तो राही मसूम रजा ने गाजीपुर के सांस्कृतिक जो विरासत है उसको साहित्यिक रूप दिया, तो इन्होंने उसको ऐतिहासिक रूप दिया कि उनके ऐतिहासिक कारणों की पड़ताल की और उनके स्रोत तक गए कि ये क्या क्या स्रोत हो सकते थे। इसलिए हर चीजें राही मसूम रजा से जुड़ती है। ये एक संयोग ही कह सकते हैं कि इन्हीं उबैदुर रहमान और डॉक्टर पीएन सिंह, जिनके ऊपर उमेश जी ने संस्मरण लिखा गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, वो किताब जिसकी चर्चा हम करेंगे,
वो पीएन सिंह और मतलब इन्हीं उबैदुर रहमान के संपादन में किताब एक और छपी थी, गाजीपुर के गौरव बिंदु। इसमें भी उबैदुर रहमान ने राही मासूम रजा के ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा है। राही मासूम रजा का असर उबैदुर रहमान पे मैं देखता हूँ, एक इतिहासकार, एक साहित्यकार के तौर पर उबैदुर रहमान को अगर मैं देखूं तो उनकी कुल जो मुझे जहां तक ज्ञात है कि 14 रचनाएं हैं, और 14 रचनाओं की हर रचनाओं के, एक दो रचनाओं को छोड़ दिए तो हर रचनाओं के नाम में गाजीपुर है। जैसे पहली रचना अगर बात करें तो मसाइखे गाजीपुर, ठीक है। फिर गाजीपुर का अदबी पसमंजर, ये दूसरी रचना। इसी तरीके से गाजीपुर में बौद्ध बुद्ध सम्राट अशोक बौद्ध स्थल, और फिर गाजीपुर के गौरव बिंदु जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, गाजीपुर के उर्दू हस्ताक्षर, फिर जो है गाजीपुर सर सैयद अहमद खां, इस तरीके से करके मुगलिया सल्तनत में गाजीपुर के पसायक। तो कहीं ना कहीं गाजीपुर इनकी हर रचनाओं में उपस्थित रहा, जिस तरह से राही मासूम रजा की रचनाओं में जो है गाजीपुर उपस्थित रहा है। अब आते हैं इस किताब के कुछ हिस्से पर जिस पे बात करें डिटेल में। इसके बाद जो है कि ये जैसे 1 घंटे में या जो है 50 में 3 किताबों में बात नहीं हो सकती, इसलिए मैं गाजीपुर के संदर्भ में गाजीपुर को जानने के लिए जो हमारे शोधार्थी या जो पाठक या जो गाजीपुर को जानना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक परिचयात्मक ये जो है कि आयोजन है कि गाजीपुर को अगर शिद्दत से जानना है, गाजीपुर के राजनीतिक सामाजिक इतिहास को और उसके सांस्कृतिक बनावट को, उसके साहित्यिक इतिहास पर जानना है, तो आज के दौर की जो किताबें हैं, जो पहले के दौर की किताबें राही मासूम रजा की, उनको तो आप पढ़िए ही। ये जो किताबें हैं इनको जरूर पढ़िए गाजीपुर को अगर जानना है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा कि इसमें जो शुरुआत जो इस किताब की है वो जनपद की भौगोलिक स्थिति से, सीमा से है, उनकी नदियों पे चर्चा है, सामाजिक संरचना पे बात की गई है, मुगल साम्राज्य और गाजीपुर में मुगल शासन व्यवस्था की पूरी स्थापना को लेकर के बात की गई है, अकबर से लेकर के और तमाम लोगों के। अभी जो है कि हम देखेंगे कि इस मतलब कि जो इसका टाइम पीरियड दिया गया है, इस टाइम पीरियड के बीच जितने भी शासक हुए उन शासकों ने गाजीपुर में क्या एक्टिविटीज की, वो सभी एक्टिविटीज पे बात है। यहाँ के गाजीपुर की जो पूरी व्यवस्था थी उसमें फौजदारी, कोतवाल, आमिर, सदर, फौजदार, ये सारे जो है कि इस सब पे जो है कि विस्तार से जो है कि हिस्टोरिकल साक्ष्य रखे गए हैं कि किस तरीके की चीजें थी। नगर की व्यवस्था क्या थी, राजस्व की व्यवस्था क्या थी, इस पर मध्यकालीन शासन, जो मध्यकालीन शासन काल में गाजीपुर के शासक कौन कौन से थे, इस पे चर्चा हुई है। नसीर खान नुहानी की चर्चा है, नसीर खान नुहानी की बगावत तथा हुमायूं का आगमन की चर्चा है यहाँ पे। फिर जो है कि हुमायूं के सैनिक अभियान में शेख जमाल अहमद मक्की का यूसुफपुर में आगमन, यूसुफपुर, जमानिया, जो इनका ऐतिहासिक जो महत्व है, ये सब पे जो है कि चर्चा इस किताब में है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि बादशाह जहांगीर की मातहती में गाजीपुर, यानी जहांगीर के समय में गाजीपुर जो है किस तरीके से, मिर्जा सुल्तान उस समय जो है कि यहाँ का शासक था और उसने किस तरीके से शासन किया। मोहम्मदाबाद के जो सिपह सलाहकार थे बुला खां, उनकी जो है विस्तृत से पूरी विस्तार से चर्चा। नवाब शेख अब्दुल्ला जो है गाजीपुर के किस तरीके से शासन किया, ये और बादशाह अकबर के काल में गाजीपुर पर जितना विस्तार से और जितना सटीक इन्होंने लिखा है वो बहुत ही कायदे से उस चीज को जानने का है। और जो बाद में, खासकर बाद में जो इन्होंने गाजीपुर का काव्य साहित्य उस दौर में क्या रहा, मतलब मुगल सल्तनत के काल में वहाँ का पहनावा, सौंदर्य प्रसाधन, इस सब चीजों पे जब लिखते हैं, बात करते हैं, तो ये लगता है कि गाजीपुर के खून में, यानी ऐसी मिट्टी में ये सारी विरासत की है। कहीं पर भी मुगल सल्तनत के दौर में ये जानिए कि सांप्रदायिकता का उभार या सांप्रदायिकता की जो बात होती है तो वो आधुनिक शब्दावली है। जब आप इस पे रिसर्च भी लोगों ने किया और ये बताया कि मुगल सल्तनत के दौर में मुसलमानों के राज सत्ता भारत में स्थापित होने के बाद भी हिंदू मुसलमानों के बीच उस तरीके का विवाद या उस तरीके की चीज नहीं जितना मतलब कि इस दौर में हुआ या आधुनिक काल में हुआ। उस दौर की शासन व्यवस्था में कहीं हिंदू मुसलमान की लड़ाइयों का वो उस तरीके का जो है जिक्र जो है नहीं है। और ये किताब गाजीपुर के, खासकर जैसे आप हिंदी साहित्य की चर्चा करते हैं तो उस दौर में आप गाजीपुर के जो साहित्यकारों के नाम
जो याद आता है कि हम खुद गाजीपुर का होते हुए और लगभग आप कह सकते हैं कि 20 से 25 साल गाजीपुर में गुजारते हुए भी जो है ये सब चीजों को नहीं जानते थे, और खासकर हिंदी के विद्यार्थी होते हुए भी इन चीजों को नहीं जानते थे, जो उस किताब से जान पाए उस पर मैं चर्चा करूंगा। एक बात और बता दूं कि उबैदुर रहमान जो है मेरे गुरु रहे, और शायद वो भी मतलब ये बात उनको भी नहीं पता होगी। जिस समय आदर्श इंटर कॉलेज में स्टूडेंट था मैं, उस दौर में ये अंग्रेजी के शिक्षक वहां पे थे, और उस दौर में मैं नहीं जानता था कि ये इतिहासकार भी हैं, लेकिन एक अंग्रेजी शिक्षक के तौर पे मैं इनको जानता था। जब इनकी किताब आई तो मुझे लगा कि ये किताब साहित्य की किताब होगी या अंग्रेजी में किसी तरह की किताब होगी। लेकिन इस किताब को लेने के बाद जिस तरीके से मैंने इनके काम को देखा, तो ये मुझे एहसास हुआ कि गाजीपुर जैसे छोटे शहर में बैठ करके इतना बड़ा काम कोई कैसे कर सकता है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस एक आता अपने भीतर कि मैं बहुत छोटी जगह पे हूँ, और यहाँ से मैं बड़ा बड़ा काम जो है कि अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि आज के दौर में कोई भी छोटी जगह बड़ी जगह नहीं होती। तो देखेंगे कितना मेहनत जो है कि इन्होंने किया है। इसका एक उदाहरण जो है कि अगर आप देखें तो बस देखिए, अगर गाजीपुर के साहित्य के संदर्भ में वही चीज थोड़ा सा मिस हो गया है, एक सेकंड के लिए माफी चाहेंगे। बस खासकर साहित्य के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गाजीपुर में उस दौर के जो रचनाकार थे, ठीक है, बहुत से लोगों ने ये सुना होगा कि गाजीपुर का जो काव्य साहित्य की जब ये चर्चा करते हैं तो इसमें जो शायर असामी, ठीक है, फारसी शायर असामी जो की चर्चा से शुरू करते हैं, और इसके साथ ही एक खास बात यह है कि जिन्होंने बहादुर अली खां नाम के एक मशहूर जो है कि यहाँ पर जो है शायर हुए, जिनकी चर्चा इन्होंने बहुत बखूबी जो है इस किताब में किया है। और खास बात ये है जिसकी तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ कि एक शायर हुए रणछोड़ दास नाम गाजीपुरी। इनके कई जगह मैंने छोटी छोटी रचनाएं पढ़ी थी, लेकिन इस किताब में मैं जान पाया कि ये मेरे गाजीपुर के हैं। मेरे गाजीपुर कहने का मतलब ये है कि जब एक साहित्य का स्टूडेंट होने के नाते हम लोग विश्वविद्यालय में थे, तो ये चर्चा अगर कभी आ जाती थी कि ये साहित्यकार जो है कि आपके जिले का है, तो लगता था इसके बारे में जान लो। लेकिन इनकी रचनाओं को पढ़ते हुए जो है कि मुझे इस बात का एहसास नहीं था। मैं इस किताब से ही जान पाया कि ये गाजीपुर के थे, और इसके बाद ये सिर्फ उन्हीं काल के, यानी कि खास कर करके जिस काल के लिए किताब लिखी गई है मुगल सल्तनत के दौर में, उसी काल के शायरों रचनाकारों की बात है यहाँ पे। और आप उस्मान के संदर्भ में जानते होंगे, चित्रावली के संदर्भ में जानते होंगे, तो उस्मान के संदर्भ में इन्होंने अगर ये इस काल पीरियड की इनकी बाध्यता को छोड़ दिया, तो इन्होंने अपने इस किताब में जो गाजीपुर के गौरव बिंदु किताब है इनकी, इस किताब में इन्होंने उस्मान के संदर्भ में और चित्रावली के संदर्भ में चर्चा किया, और जवानिया में कैसे वो रहते थे और जवानिया क्यों सही। फिर इसी किताब में इन्होंने राही मासूम रजा पर भी लिखा। तो ये किताब एक परिचय के रूप में सिर्फ मुझे इस पे कहना था, चर्चा करनी थी कि इस पे विस्तृत जो है कि आलेख जो है जल्द ही गांव के लोग मैगजीन में ही दिखेगा या उसके पोर्टल पर दिखेगा, क्योंकि वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो एक परिचय के तौर पर सिर्फ इतना अंत में ये कहूंगा इस किताब के संदर्भ में कि गाजीपुर के इतिहास को, उसके सांस्कृतिक विरासत को, उसके भौगोलिक स्थितियों को और गाजीपुर के साहित्यिक विरासत को अगर आप जो है कि बहुत करीने से अगर आपको जानना हो और बहुत ही फैक्ट के साथ जानना हो, तो इस किताब के संदर्भ में आपको जो है कि इस किताब तक पहुंचना होगा। इस किताब के बिना आप गाजीपुर के इतिहास को नहीं जान सकते। इन्होंने इस किताब को जो समर्पण जो लिखा, उस समर्पण के साथ जो है कि समर्पण को याद करते हुए इस किताब को मैं समाप्त करूंगा। एक चीज थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इन्होंने जो स्रोत तलाश किए, एक केवल थोड़ा सा कोटेशन से बात करेंगे कि कैसे इन्होंने कहाँ से स्रोत इकट्ठा किए।
एक उदाहरण के तौर पे गाजीपुर के मुगल कालीन इतिहास अधिकतर जो है कि इसकी अधिकतर जानकारी जनपद के सैयदों की जो वंशावली है वहां से ली। तो सैयदों की वंशावली की खोज में ये जो है पुस्तकालय में दर दर भटके हैं। और इसके साथ ही जिसे ब्रिटिश लेखकों में विशेषकर विल्टन ओल्डहम, फिशर एंड गिल, H.R. नेविल और W. इरविन ने अपनी पुस्तकों को लिखते समय इसको आधार बनाया। इसी को जो गाजीपुर के संदर्भ में लिखते हुए किसको, जो सैयदों की वंशावली थी इसको। और देखिए इनके पास जो है इसकी जो एक नकल इनके पास है जिसको इन्होंने इस पुस्तक का आधार बनाया। और गाजीपुर का गजेटियर जहां जहां उपलब्ध हो सका है उसको इन्होंने आधार बनाया है। तो इधर के दौर में इतिहास की एक मुकम्मल पूरे भारत के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ गाजीपुर के लिए नहीं, इतिहास के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, ठहर करके किसी एक छोटी सी जगह की जानकारी के लिए आप कितने मुकम्मल तरीके से आप काम करते हो, उसका एक उदाहरण है ये 400 पेज की किताब। उबैदुर रहमान सर को मैं हार्दिक शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ और इस बात के लिए का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस जिले को के ऐतिहासिक फलक को बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ अपनी इस किताब में उकेरा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस किताब के बाद जो है कि आता हूँ उर्मिलेश जी की किताब से। उर्मिलेश जो है जिनके बारे में इस देश के लोग जो है वो एक तरीके से अपरिचित नहीं है उनके नाम से। उनकी रचनाओं के संदर्भ में लोग अपरिचित है। जो उनकी नई किताब आई जिसकी चर्चा जो है इससे पहले गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, उस नाम से ही लोग अचंभित है कि गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल कैसे आ गए, इसकी बात होगी। जिस उस नाम से लोगों ने बहुत उस नाम को रखने की, जब वो नाम उन्होंने खुद भेजा तो मैं उसका गवाह हूँ। मैंने कहा कि ये नाम तो बहुत ही रोचक है और इसको रखा जा सकता है, और फिर वो नाम उन्होंने रखा और काफी रोचक रहा, उस पर चर्चा होगी। देखिए उर्मिलेश के सृजनात्मक व्यक्तित्व के बारे में कम जानकारियां हैं लोगों की, मीडिया कर्मी के रूप में लोग उनको ज्यादा जानते हैं। उर्मिलेश ने जो है जो काम अपना रिसर्च पूरा किया था वो रिसर्च उन्होंने राहुल संकृत्यायन पर पूरा किया था। और मुझे बार बार ये लगता है कि राहुल संकृत्यायन के व्यक्तित्व का असर उर्मिलेश के ऊपर है, क्योंकि यात्राएं उन्हें बहुत पसंद है। और जो है कि इससे पहले यूरोप की या जो है बाहरी देशों की यात्राओं पर उन्होंने एक यात्रा वृतांत अपना लिखा था, तो वो यात्रा वृतांत भी काफी लोकप्रिय हुआ जिसकी चर्चा हम करेंगे। और इसके बाद जो है कि एक संस्मरण की पुस्तक जो उन्होंने लिखी गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, और फिर ये नई किताब जो आई है मेम का गांव और गोडसे की गली, इसका भी नाम बहुत ही रोचक है। इस किताब में भी एक चैप्टर गाजीपुर पर है, ठीक है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इस किताब को वो कहते हैं कि ये मेरा यात्रा वृतांत है, लेकिन इसको पढ़ते हुए मुझे बार बार जो है कि लगता है कि ये संस्मरण और यात्रा वृतांत को मिला दें तो कोई एक मुकम्मल चीज अगर ऐसी बनती है तो कुछ उसी टाइप है। ये किताब किसी हिंदी के साहित्यकारों ने जिस तरह संस्मरण या यात्रा वृतांत लिखे हैं उस तरीके से उर्मिलेश ने अपनी किताबें नहीं लिखा। उर्मिलेश की किताबों में एक तथ्यात्मक जो एक तरह से कहते हैं कि जिस तरह से एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है और वो फैक्ट लेता है, छोटी छोटी जानकारियां लेता है, उसको डायरी में नोट करते चलता है, फिर वो शाम को डेस्क पर बैठता है और रिपोर्ट करता है उस चीजों को, तो कुछ उस तरीके से किताबें ली गई हैं। ये घूमते हुए अपने जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू को डायरी में नोट करते हुए वो जो मतलब चलते हैं, और उसे वो किस तरीके से एक किताब का शक्ल जो है कि देते हैं बाद में चल करके। इस किताब के जो नई किताब है, इस किताब के प्रत्येक आर्टिकल जो इस किताब में लिखा गया है, इसके पीछे लिखा गया है कि इस सन में जो मैंने नोट्स लिए थे उस पर इस सन में मैंने इसको लिखा। तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में वो सिर्फ भौगोलिक यात्राएं नहीं है, और इस किताब के शुरू में ये लिखा है, ये बहुत ही अच्छी चीज ये है कि इसका समर्पण जो है, यात्राएं मेरी मोहब्बत है, वे हमेशा मुझे जिंदगी के उदास अंधेरे में डूबने से बचाती रही हैं। जीवन की अपनी तमाम यात्राओं की याद में ये किताब समर्पित है। इसी तरह तो कहीं ना कहीं राहुल संकृत्यायन जो कि घुमक्कड़ साथ उन्होंने लिखा, और यात्रा पर कहीं ना कहीं यात्राओं पर खासकर घुमक्कड़ और राहुल संकृत्यायन की भी यात्राएं जो है कि कोई आम यात्राएं नहीं है, वो सांस्कृतिक यात्राएं हैं, ज्ञान की खोज की यात्राएं हैं।
इसी तरीके से उर्मिलेश की जो यात्राएं हैं वो कहीं न कहीं ज्ञान और जो है कि पूरे सामाजिक जो है परिवेश की एक खोज की यात्राएं हैं, जिस पे मैं बात करूंगा। थोड़ा सा परिचय हो जाए उनकी कृतियों के संदर्भ में। उर्मिलेश मूलतः जो है अकादमिक जगत में बहुत कोशिशों के बाद जो है, बहुत कोशिश की कि अकादमिक जगत में वो पहुंच जाएं। जेएनयू से जब वो निकले तो कई जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन ये हम युवा पीढ़ी में जिस तरीके से चीजों को झेल रहे हैं उसी तरह से उन्होंने भी झेला, और अंतिम इंटरव्यू जो वो देने गए थे उत्तराखंड में, जिसका उल्लेख जो है कि इस किताब में भी है, उसके बाद जो है कि उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और मीडिया जगत में आए। और ये यात्रा मुझे लगता है कि अगर उनमें अकादमिक जगत में होते तो इतना ज्ञान का भंडार हमें नहीं मिल पाता, या मीडिया में इस तरीके के व्यक्तित्व या इस तरीके की मीडिया की एक समझ हम सबको नहीं विकसित हो पाती, जैसे उनको सुनने के बाद और उनकी किताबों को पढ़ने के बाद जो विकसित हो पाई। तो कुछ चीजें चर्चा हम करेंगे कि उर्मिलेश अकादमिक जगत को छोड़ करके जब मीडिया जगत में आए तो सन 1986 के मार्च में 1986 के मार्च में उनकी नियुक्ति जो है नवभारत टाइम्स, जो है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो हिंदी अखबार था जिसको नवाटा कहते हैं, नवभारत टाइम्स में हुआ था। और 1 अप्रैल को वो दिल्ली से आए, ज्वाइन किए बिहार में। और बिहार एक तरह कहता हूँ कि बार-बार जिस तरह से राही मासूम रजा कहते हैं कि मेरी एक माँ जो है मेरा गाजीपुर है, दूसरी माँ जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मैंने ज्ञान अर्जित किया। तो मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो उनका अकादमिक जो जानकारियों का जो सफर है, वो कंप्लीटली और मतलब मुकम्मल तौर पे पूरा होता है बिहार में आकर के, जो बिहार की ज़मीनी सच्चाई को एक रिपोर्टर के तौर पे वो रिपोर्ट करते हैं। तो बिहार के समाज को समझते हुए जिस तरीके से वो जाति व्यवस्था को, जिस तरीके के बिहार के समाज की बुनावट को, जिस तरह से यहाँ पे ज़मीन के सवाल को वो देखते हैं, तो कहीं न कहीं जेएनयू के जो एकेडमिक जो उनकी समझ है, वो समझ और विकसित होती है। और मुकम्मल तौर पे मुझे लगता है कि टीवी की दुनिया में जाने से पहले जिस तरीके से वो जो है मीडिया बॉल या अन्य जो उनका आयोजन था, उसमें जाने से पहले जो इनका ये रूप है, रिपोर्टर का एक रूप है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब वो बिहार से अपना शुरू करते हैं, तो इसी दौरान देखें बिहार के कृषि संकट पर उनका जो है एक लेख जो है 2 किस्तों में छपा था बिहार, उसी दौर में जो काफ़ी चर्चित हुआ। और ये लेख से ही जो है कि एक उम्मीद ये जगी थी कि एक बड़ा जो है जो है सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी उर्मिलेश को बाद में जाना जाएगा। और इसी दौरान 1991 में इनकी पहली किताब जो छपी बिहार का सच, ये जाने 1991 में इनकी पहली किताब बिहार का सच छपी। फिर पुस्तक में जो है कि बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर को भी बिहार को समझने के लिए उस समय ही नहीं स्वीकार किया गया। आज भी उर्मिलेश की किताब बिहार का सच जो है कि बहुत ही चर्चित है, और इसको लोग जो याद करते हैं कि बिहार को जानना हो तो इस किताब को जो है कि जानना होगा, तभी बिहार के संदर्भ में मुकम्मल जानकारी आपको हो पाएगी। इसके बाद जो है खासकर 1999 में झारखंड जादुई जमीन का अंधेरा नाम से इनकी दूसरी जो किताब है वो भी खासी चर्चित रही। झारखंड पर ये किताब है, जो कम लोग इस बात को जो है कि जानते हैं कि उर्मिलेश की जो एक रिपोर्टर के हैसियत से के पीछे जो भूमिका है वो किताबों की दुनिया की जो काफी चर्चित रह रही है। इसके बाद जो है कि अगर बात करें तो उन्होंने नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान और भास्कर ग्रुप से होते हुए जो है अक्टूबर 2010 से 2012 तक राज्यसभा टीवी में उन्होंने काम किया। और वहाँ मीडिया बोल जो कि उनका जो एक समीक्षा का जो आयोजन था वो जो है कि काफी महत्वपूर्ण हुआ। इसके बाद जो है कि दवाए पे मीडिया बोल नाम से वो कर रहे, सॉरी, राज्यसभा टीवी जो वो काम कर रहे थे उसका नाम था मीडिया मंथन। आज मीडिया बोल को लेकर वो काम कर रहे हैं और तमाम न्यूज पोर्टल पे वो आते रहते हैं। तो ये उर्मिलेश के जो है किताबों के अगर संदर्भ में बात करें कि इसके विकास किस तरीके से होता है, तो आगे अगर बढ़ते हैं तो देखेंगे कि उनकी जो आगे की जो किताब है जो राहुल संकीर्त्यायन पर है, जिसकी चर्चा बहुत ही कम होती है, और वो किताब मुझे लगता है कि आउट ऑफ प्रिंट है। और मैं कई बार रिक्वेस्ट किया हूँ कि राहुल संकीर्त्यायन पे जो आपकी किताब है
उसको रिप्रिंट जो है कि किया जाए। उस किताब के बारे में अगर अब बात करें तो वो था योद्धा महापंडित राउत संकीर्तन सृजन और संघर्ष। तो इस किताब के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि रिप्रिंट होनी चाहिए और आनी चाहिए। इसके बाद इनकी किताबों का एक नया दौर शुरू होता है। मैं ये मानता हूँ कि कश्मीर में, खासकर कश्मीर की इनकी यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही और उस दौर में इन्हें खासकर जो कारगिल की रिपोर्टिंग है उसमें इनको जो है ज्यादा रुचि है। और इन्होंने अभी जल्द ही मैं टॉपिक पे आऊंगा, सिर्फ एक परिचय के तौर पे लोग जान रहे कि मतलब इनकी किताबें जो है कि कौन कौन सी हैं और किस तरीके से इन्होंने कश्मीर पर पहला यात्रा वृत्तांत लिखा। ये पहला यात्रा वृत्तांत इनका नहीं है, ये पहला यात्रा वृत्तांत उन्होंने कश्मीर पर लिखा, झेलम के किनारे दहकते चिनार, जो कि 2003 में छपा और काफी चर्चित रहा। झेलम के किनारे दहकते चिनार, और ये जम्मू कश्मीर को जानने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, खासकर संस्मरण के लहजे में। जम्मू कश्मीर पे मतलब खासकर कश्मीर पर इनकी दूसरी जो किताब है वो जो है काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में एक तरीके से आप जान लीजिए कि उस किताब की चर्चा जो है कश्मीर विरासत और सियासत जो है, जो 2006 में छपी और फिर से रिप्रिंट होकर के वाई अनामिका ने छापा है। वो किताब कश्मीर के संदर्भ, जैसे कि आप ही से बातचीत में उन्होंने इस किताब के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा था कि इसको ठहर कर और लिखना चाहिए था, तो वो शायद आपसे बातचीत वो मैं सुना था। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये किताब जिस तरह से हिंदी पट्टी में कश्मीर को लेकर के भी भ्रम है, एक तरीके से भ्रम की स्थिति है और कश्मीर के बारे में सही जानकारियां नहीं है। ये किताब मुकम्मल जानकारी देती है पूरे कश्मीर के इतिहास और उसकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में और सामाजिक स्थितियों के बारे में और राजनीतिक स्थितियों के बारे में तो बहुत ही गहरे स्तरों पर जाकर ये किताब जो है कि हमें जानकारी देती है। इसलिए ये किताब जो है कि काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पिछले 60 वर्षों में कश्मीर में घटित होने वाली घटनाओं का एक दस्तावेज है ये किताब। क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए होंगे, ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है बल्कि 60 साल के पूरे राजनीतिक क्रम का भी एक दस्तावेज है ये किताब, इसलिए इस पे भी उनकी बातचीत होना चाहिए। लेकिन आज की जो टॉपिक है उस पर हम आए, इसलिए ये थोड़ा सा एक परिचय जरूरी था। इसके बाद जो है कि उनका एक यात्रा वृत्तांत जो है कि जो यूरोप यात्राओं पे और बाहर की जो उनकी यात्राएं हैं उस पे आया, जिस पे बातचीत हो चुकी थी पहले ही। और इसके बाद जो इनकी किताब आई जिस पे बातचीत करना है हमें, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल। गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल की बात करें तो गाजीपुर वो किताब जिसे कहा गया कि संस्मरण की किताब है, लेकिन मुझे लगता है कि वो किताब जो है भले ही अलग अलग समय में अलग अलग यादों को लेकर लिखी गई हैं, लेकिन वो मुकम्मल एक दस्तावेज है जिन जिन चीजों को लेकर लिखी गई। जैसे राजेंद्र यादव के ऊपर उसमें एक आर्टिकल है, महादेवी वर्मा के ऊपर एक आर्टिकल है, और सारे लोग जानते हैं कि समयांतर में जो नामवर सिंह पर उन्होंने लिखा था संस्मरण, वो जो है कि किस तरीके से छपा और वो लेकर के काफी चर्चाएं रही। तो एक अयोग्य छात्र का नोट्स नाम से जो है कि वो भी जो है इस किताब में है। तो मतलब उस किताब में मैं सिर्फ गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल के संदर्भ में अपनी बात रखूंगा। ये दरअसल आर्टिकल गाजीपुर के मशहूर शिक्षाविद कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं, डॉक्टर पीएन सिंह के ऊपर है। पीएन सिंह के बहाने गाजीपुर के बौद्धिक जो है कि विरासत को उर्मिलेश ने इस किताब में संजोने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि गाजीपुर की जिस बौद्धिक विरासत को या जिस राजनीतिक विरासत को आप इतिहास की किताबों में नहीं पाएंगे, वो मुकम्मल दस्तावेज के रूप में इस किताब में आप पाते हैं। और कहीं न कहीं जो गाजीपुर पर जो एक आर्टिकल उनकी जो दूसरी, जिसको यात्रा वृत्तांत के नाम से किताब छपी है, मेम का गांव गोडसे की गली, इस किताब में जो गाजीपुर पर आर्टिकल है उसका नाम जब आप देखेंगे तो गाजीपुर में विवेकानंद, टैगोर और कार्नवालिस, यानी कि इससे पहली वाली किताब में गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल। तो आपको अचंभित हो क्रिस्टोफर कार्डवेल गाजीपुर में कैसे? इस किताब में जो आर्टिकल है उसका नाम है गाजीपुर में विवेकानंद, टैगोर और कार्नवालिस, लेकिन इस किताब में जो नाम है ये सभी लोग गाजीपुर में सच में रहे। गाजीपुर में विवेकानंद और जो है टैगोर और एक व्यक्ति जो वो तो रहे, मतलब लॉर्ड कार्नवालिस ये आए, ये तीनों व्यक्ति गाजीपुर में आए। क्रिस्टोफर कार्डवेल नहीं आए थे गाजीपुर में,
बल्कि पीएन सिंह ने, डॉक्टर पीएन सिंह ने क्रिस्टोफर कार्डवेल के ऊपर रिसर्च किया था। और ये जो है कि ये दिखाने की कोशिश की है कि क्रिस्टोफर कार्डवेल का इतना बड़ा विद्वान जो है, क्रिस्टोफर कार्डवेल पर जो रिसर्च करता है, वो गाजीपुर के एक छोटे से कॉलेज में अध्यापक बनकर के रह रहे, और जो है कि अंग्रेजी के इतने बड़े अध्येता थे। उन्हीं के बहाने जो है कि किस तरीके से गाजीपुर में बौद्धिक एक विरासत जो है कि गाजीपुर छोटी सी जगह न समझते हुए सांस्कृतिक विरासत के बड़े पैमाने को आप समझेंगे कि किस तरीके से जो है कि इतनी बड़ी हस्ती गाजीपुर में रही। और पीएन सिंह के बारे में लिखते हुए उन्होंने बहुत सारे सवाल भी, उन्होंने एक दो सवाल भी उठाए, जिसपे मेरी जो नाराजगी है कि पीएन सिंह को थोड़ा सा अजीब सा भी लगा था। लेकिन ये सारी चीजें जो है काफी महत्व की थी। इसमें एक और बात करेंगे कि इसी किताब में जो इसी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने एक बात का जिक्र किया है, जो वामपंथी पूरी राजनीति है गाजीपुर की, और जो बाद में समाजवादी राजनीति है गाजीपुर की, उस पर भी जो है कि बहुत ही विस्तार से उन्होंने लिखा है। खासकर आप देखेंगे कि राही मासूम रजा का जिक्र करते हुए उस इतिहास का जिक्र है जिसके बारे में राही मासूम रजा काफी चर्चित है कि अपने पिता के खिलाफ, जो कांग्रेस से लड़ रहे थे चुनाव, उन्होंने एक वामपंथी उम्मीदवार के पक्ष में किस तरीके से जो है चुनाव में वो किया और अपने पिता को हरवा दिया। तो कहीं न कहीं जो वैचारिक जो ताकत गाजीपुर के जो है कि खासकर वामपंथी मूवमेंट में रही है, उस पूरे मूवमेंट की बहुत ही बारीकी से चर्चा जो है कि अपने उस आर्टिकल में उर्मेश ने किया है। और तो गाजीपुर के वैचारिक सरोकार को जानने के लिए, गाजीपुर के सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए जो है कि उसकी गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल आर्टिकल को पढ़ा जाना चाहिए। बार-बार जब भी उर्मिलेश अपने गाँव, अपने घर, अपने जो है पिता की को याद करते हैं, तो मुझे तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया याद आ जाती है। बार-बार न जाने क्यों? क्योंकि सीधे उर्मिलेश भी ऐसे घर से आते थे। उर्मिलेश के जी के जो है कि जो फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने दिखाए अपने घर के, या जो चित्रण है मतलब उनके घर का, वो देखने में लगता है कि जिन मतलब कि एकदम सामान्य से भी सामान्य किसान परिवारों से हम लोग निकल कर आते हैं, तो लगातार पढ़ते हुए मुर्दैया ही नहीं, अपना भी जीवन याद आता है, और वो सारी बचपना की सारी चीज़ें जो है कि याद आती हैं और उभर आती हैं। और जो उन्होंने चीज़ें झेला कि गाजीपुर में, उन्होंने कहा कि गाजीपुर या उत्तर प्रदेश मान लीजिए, जहाँ पे जाति के सवाल को लेकर के जाति से नेम प्लेट से सवाल पूछा जाएगा कि आप जो है कि नाम क्या है? नाम के साथ जो है सरनेम ज़रूर पूछा जाएगा। तो नाम लिखाते हुए किस तरह से उर्मिलेश सिंह जो है इनका नाम लिख दिया गया था, जिसको जेएनयू में बाद में जा करके उस प्रसंग को सब लोग जानते हैं कि पूछा गया कि आपका नाम क्या है? तो उनका उर्मिलेश सिंह। तो बहुत सारे वहाँ के सिंह साहब लोग ये जानते रहे कि उर्मिलेश शायद राजपूत होंगे। बाद में जब पता चला कि उर्मिलेश तो राजपूत जाति से, यानी सिंह टाइटल के जो लगाते हैं वो राजपूत जाति से नहीं है, तो उसको लेकर क्या-क्या चीज़ें हुई बवाल। तो ये गाजीपुर में उनके स्कूल के दिनों की बातें थी। खासकर जो ये किताब है, इसमें जो बातें हैं गाजीपुर के संदर्भ में, वो मैं नहीं जानता था। मैं गाजीपुर में 30 साल जो है कि मेरा जीवन बीता है, और गाजीपुर को मैं नहीं जानता था कि गाजीपुर में ये चीज़ें रही हैं। गाजीपुर में विवेकानंद आए, गाजीपुर में रवींद्रनाथ टैगोर जो है कि आए, और रवींद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर अपना उपन्यास नौका डूबी जो है कि गाजीपुर पर लिखा था। इस किताब से मैं जान पाया। जो है ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। विवेकानंद जो है यहाँ के गाजीपुर में आए, और यहाँ के एक संत थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी। इसका जिक्र ये है। गाजीपुर में केवड़े की जो खेती होती थी, उसकी खुशबू भी इस किताब में है। गाजीपुर के में जिस तरीके से राही मासूम जब बार-बार करते उधर से गंगा के उस पार से देखते थे, उर्मिलेश बार-बार अपने गाँव को याद करते हैं, तो बहुत ही भावुक होते हैं, मुझे लगता है कि। और इस क्षेत्र से उस क्षेत्र की, जब गंगा के इस पार से उस पार किस तरीके से वो स्टीमर से जाते थे लोग, वहाँ पर जाकर के ट्रेन से किस तरह स्टेशन से वहाँ जाना। इसके साथ इसको पढ़ते हुए बार-बार ये चीज़ें मुझे याद आती हैं कि गाजीपुर का जो बनावट है, खासकर जो है, जो जातीय बनावट है, जातीय संरचना है, उस चीज़ को भी आप बहुत गहरे से समझ पाएँगे। जो आप कहे ना कि गाजीपुर की बनावट बनारस से कुछ अलग टाइप है,
तो ये जो उलझन है, इसको गाजीपुर के उलझन को उर्मिलेश मिश्र ने बहुत बारीकी से खोला है। वो भले वो बातचीत के लहजे में ही इसी चीज को खोला हो। इसमें अफीम फैक्ट्री का, गाजीपुर में जो अफीम फैक्ट्री है, अफीम फैक्ट्री, उसका जिक्र बहुत ही कायदे से इन्होंने किया और ये बताने की कोशिश की है कि अंग्रेजी के मशहूर लेखक अमिताभ घोष ने ही मतलब उस पर किताब नहीं लिखी, बल्कि अंग्रेजी के मशहूर कवि रुडयार्ड किपलिंग भी सन 1888 में इस फैक्ट्री को देखने यहाँ आए थे। उसी वर्ष इस फैक्ट्री के बारे में एक आलेख इन एन ओपियम फैक्ट्री 16 अप्रैल 1888 को द पायनियर ब्रिटेन में छपा था, जिसका जिक्र उन्होंने जो है यहाँ पर किया है। रुडयार्ड किपलिंग और रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद तीसरे जो मुख्य लेखक थे वो अमिताभ घोष जिन्होंने इसका जिक्र किया है। और उर्मिलेश उसके बाद के लेखक है जिन्होंने अफीम फैक्ट्री का जिक्र अपनी किताब में किया और बहुत शिद्दत के साथ कि कैसे मतलब अफीम फैक्ट्री को किस तरह से अफीम होती थी और कैसे नशाखोरी जो है कि लोगों में फैल रही थी, इसके खिलाफ भी यहाँ अभियान चला। तो तमाम चीजें जो है कि अफीम के बारे में भी इस किताब में जो है कि जिक्र है। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे और पूरे लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के बहाने पूरे उस इतिहास की भी शिनाख्त है। और गाजीपुर में खासकर जो है कि आज़ादी के बाद जो गाजीपुर में व्यापक परिवर्तन आए हैं, ये जो गाजीपुर का इतिहास जो आता है चलता, तो किसी यात्रा वृतांत में जब आप किसी जगह वो पहुंचते हैं तो उर्मिलेश की खासियत है कि सबसे पहले उसके हिस्ट्री को लिखते हैं। तो पूरे इतिहास गाजीपुर पर किन किन लोगों ने काम किया, गाजीपुर में कौन कौन से लोग आ सकते थे, सबकी छानबीन किया, वहां तक पहुंचने की कोशिश की। रविन्द्रनाथ टैगोर के विशेषज्ञ से उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाना। तो ये सारी चीजें जो है कि वो करते हुए, साहित्य पर बात करते हुए, समाज पे बात करते हुए, अफीम फैक्ट्री पे बात करते हुए, वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं पे बात करते हुए, अपने पूरे सामाजिक परिवेश पे बात करते हुए, फिर से वो जो है वामपंथी राजनीति पे आते हैं। क्योंकि एक रिपोर्टर के तौर पे जो है कि वो राजनीति विश्लेषक के तौर पे बार-बार जो है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, वो एक वैचारिक जो राजनीति, वैचारिक जो विकास हो रहा था उस पर वो आते हैं। और वहाँ से जो है कि वो यहाँ के पूरे तो वामपंथी मूवमेंट को फिर से इस आर्टिकल में मतलब कि अपने इस संस्करण में याद करते हैं। और इसी आर्टिकल में जो बार-बार याद करते हैं कि गाजीपुर में गया था। गाजीपुर जब भी उनका आया हुआ इसी में ये सौभाग्य है मेरा कि मेरा भी एक जगह जिक्र है। मैं उनके साथ राई मसूमरेजा के गांव गया और किस तरीके से उनका घर एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। और उन्होंने ये कहा था कि क्यों नहीं एक स्मारक के तौर पे इसे मतलब कि यहाँ पे स्थापित किया जाना चाहिए राई मसूमरेजा के उसके रूप में। हालांकि राई मसूमरेजा के घर के लोग बहुत ऊंचे-ऊंचे जगहों पे रहे और आज भी जो है कि अच्छे-अच्छे ओहदे पे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस किताब में तो कि जो बहाना एक इस किताब में बहाना हो सकती है कि फिर से राई मसूमरेजा के उस स्मारक पे बात हो कि स्मारक बने राई मसूमरेजा का गाजीपुर में, और वामपंथी आंदोलन के इतिहास को भी इस किताब से जो है कि लोग समझें और इसके सांस्कृतिक विकास को भी लोग समझें। तो काफी लंबी बातचीत हो गई 1 घंटे की। मुझे लगता है कि लोग सुनते-सुनते भी बोर हो रहे होंगे। लेकिन ये चीज खास बात ये है कि विस्तार से एक-एक किताबों पर चर्चा होगी तो और ज्यादा बेहतर तरीके से हम गाजीपुर को जान पाएंगे। लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि इन दोनों किताबों में गाजीपुर का पूरा इतिहास, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसकी राजनीतिक विरासत उपस्थित है। सिर्फ एक संस्मरण के रूप में, एक यादें के रूप में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक स्रोत और साक्ष्य के को लिए हुए उपस्थित है। और 2 बेहतरीन लोगों ने एक हिस्टोरिकल साक्ष्य के रूप में कह सकते हैं और उसी हिस्टोरिकल साक्ष्य का एक साहित्यिक रूपांतरण, एक जो है कह सकते हैं, या एक सांस्कृतिक रूपांतरण उर्मिलेश जी की किताबों में मिलता है। उनकी यात्राओं के बहाने उनके गाँव के अपने जो यादें हैं उनके बहाने हम गाजीपुर को इसी शिद्दत के साथ याद करते रहें। और राई मसूमरेजा का उमता हुआ शहर जो है आज फिर से अपने उसी मुकम्मल स्थिति में है। राजनीतिक तौर पे पिछड़ा हुआ मेरा गाजीपुर जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों के वोट का तो वो रहा है। यहाँ पे कई-कई पार्टियों के मंत्री रहे, लेकिन मेरा गाजीपुर बहुत ही पिछड़ा और जो है आज भी है और सड़कें उसकी आज भी उसी तरह से टूटी-फूटी हैं, जिसका जिक्र इस किताब में उर्मिलेश जी ने भी किया है।
तो उम्मीद है कि गाजीपुर की यादें चलती रहेंगी और आगे फिर कभी फिर से गाजीपुर की याद के रूप में हम लोग फिर से जुड़ेंगे और बात करेंगे। आपने इतना लंबा समय दिया और पूरे धैर्य के साथ आपने सुना जो है ये मेरे लिए काफी आनंददायक चीज रही। और ये मेरा पहला इस तरीके का लाइव प्रोग्राम था। मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था और हालांकि मैं आप सब लोग जानते हैं जो मेरे सामने बैठे हैं राम भैया, इनका एक आशीर्वाद ही कह लीजिए। ये कहते हैं कि तुम तो डरते नहीं हो, फिर इस तरीके से क्यों? लेकिन एक अंदर से एक डर बना रहता है कि पहला लाइव प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। ये तो आप लोग सुनकर ही दे पाएंगे जानकारी कि कैसा रहा। लेकिन जो है कि इस हौसला अफजाई के लिए गांव के लोग की पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिस टीम का हिस्सेदार मैं खुद हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी बातचीत। तो बहुत अच्छा सुनील। किताब गाजीपुर को किताब दर किताब, असल में गाजीपुर के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं कुछ तो चर्चित हैं इसलिए हम उनको जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो चर्चित नहीं है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि गाजीपुर अपने आप में कई तरह की चीजें रखता है, जैसे वहाँ वीरता का और देशभक्ति का जो आलम है, जो जिसका जिक्र भी आपने किया कि किस तरीके से जब सीमा पर कोई माने उपद्रव होता है या कोई ऐसा संकट आता है तो गाजीपुर का कोई ना कोई लाल शहीद होता है वहाँ। ये एक परंपरा है, जैसे हरियाणा में अहिरवाल के इलाके की एक परंपरा है, तो गाजीपुर भी जो है उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह है जहां से बहुत सारे लोग निकल के सैनिक के रूप में गए। उसके साथ साथ साहित्यकारों की बहुत विस्तृत परंपरा रही है, शायरों की रही है और लेखकों, कवियों, पत्रकारों। वहीं अभिषेक श्रीवास्तव गाजीपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, उर्मिलेश रखते हैं, आप रखते हैं, पीएन सिंह रखते हैं, देवेंद्र नाम के जो कहानीकार हैं, बहुत वरिष्ठ कहानीकार हैं, वो भी उसी जगह से ताल्लुक रखते हैं। और अनेक चित्रकार और ढेरों कलाकार हैं रंगकर्म के और इसके उसके। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कतार है जो निकली, और एक बहुत बड़ी आयरनी है, राजनीति के मेटाफर को गाजीपुर ने काफी हद तक अलग तरीके से प्रभावित किया। जो आज जिसको जातिवादी राजनीति कहकर या सांप्रदायिक राजनीति के लोग जो है जिस माने वो कहते हैं कि ये जो माने सांप्रदायिकता का जो दूसरा सिरा है जो मुसलमानों से जुड़ता है उसको लेकर और अपराध की बात करते हैं, वो कई तरह की परिभाषाओं को बदलता हुआ दिखता है और उस पर भी लिखे जाने और बात किए जाने की जरूरत है। और हम सारे लोगों को शहर के बहाने जो पूरा का पूरा मिजाज है जो बदल रहा है उसके पॉजिटिव पक्षों की तरफ जाने की जरूरत है। निगेटिव पक्ष इतने ज्यादा प्रचारित कर दिए गए हैं कि शायद हम पॉजिटिव पक्ष की तरफ नहीं जाते, और उसकी विडंबना या उसका परिणाम एक यह भी है कि आज धैर्य के साथ बातें नहीं सुनी जाती। लेकिन अगर शहरों के भीतर जाएंगे, उनके गलियों और तमाम सारे, मुझे याद है कि इतने विविध पात्र जो है गाजीपुर को लेकर राही मासूम रजा ने रचा है कि वो पात्र कभी भूलते नहीं। जैसे एक उसमें एक कैरेक्टर आधा गांव में है जो अपने बेटे की शहादत को लेकर कि आज उसका भी जिक्र होगा और नई शेरवानी बनवा कर जाता है वो व्यक्ति, और जब वहां स्मारक बन रहा है तो सबका नाम लिया जाता है स्वतंत्रता सेनानियों में और उस बेटे का नाम नहीं लिया जाता। मुमताज का तो नाम नहीं लिया गाजीपुर जाता, की, मुमताज उसका नाम जी, तो गाजीपुर का जो एक पूरा वह आंदोलन है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ, मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ, और है। इतनी विडंबना, जैसे आप देखिए ओस की बूंद में बाप जो है मुस्लिम लीग का वो है अलमबरदार है और बेटा कांग्रेस का है, लेकिन विडंबना यह है कि बेटा अपना परिवार छोड़कर अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर पाकिस्तान चला गया और बाप जो है मुस्लिम लीगी होने के बावजूद यहीं रह गया। ये जो माने इंसानियत का वह जो द्वंद्व है जिस पर बात होनी चाहिए, इंसानी जो रुतबे को तलाशने और इंसानी जो प्रेम व्यवहार सद्भाव और भाईचारे को जो खो गया सिरा है उसको पकड़ने के लिए गाजीपुर जिस तरीके से द्वंद्वरत है वो हमारी बातचीत में और किताबों में आनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं इन तीनों किताबों के बहाने, और आगे भी किताबों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।